Now we will see a relationship of all these factors with related to poles plot. So for example, अगर मैं सिस्टम के पोल्स को प्लॉट करता हूँ, एक अनडैम्प्ड सिस्टम हो अगर हमारे पास, तो उस केस में अगर मैं पोल्स को प्लॉट करूँ, तो जिस तरह अभी हमने पहले देखा है कि दोनों पोल्स जो हैं वो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर प्लॉट होंगे इस तरह से। ठीक है, इन दैट केस इनका सिग्मा जो है वो जीरो है, डैम्पिंग फैक्टर जीरो है। और इस केस में जो है वो हमने देखा कि अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। सो इन दिस केस जो हम वाई पार्ट कहते हैं, दैट वाई पार्ट फ्रिक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो जब हमारे पास पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाते हैं तो सिस्टम जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है। सो इन दैट केस वी कैन से कि अब जो इस वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी है, जो भी इसकी ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और अगर मैं इन इसी जगह पे जो सा है वो पोल्स के कंप्लीट एक सर्कल प्लॉट करूं, तो बेसिकली ओरिजिन से अगर बात की जाए तो ओरिजिन से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, एंड दैट रेडियस इज बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेंसी। सो ओरिजिन से किसी भी तरफ हम चले जाएं तो सर्कल के पेरीमीटर तक जो डिस्टेंस होगा वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। ओके, सो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फैक्टर है, तो आप ये देख रहे हैं। सो सो फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इस सर्कल तक के ऊपर कोई भी जो पॉइंट जा रहा है, द रेडियस बेसिकली इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। सो अब इस चीज को हम लेके नेक्स्ट आगे चलेंगे, इन फैक्टर्स का रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे एक जनरल अंडर डैम्प्ड सिस्टम को मैंने प्लॉट किया है। सो इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अगर हम पोल्स को देखें डिटेल में, सो इस तरह से लेट्स से कि इसके पोल्स एल एच पी के अंदर जो है वो प्लॉट किए गए हैं। सो एक प्लॉट आपको एक पोल यहाँ पे नजर आ रहा है और उसकी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जो है वो दूसरा यहाँ पे होगा। सो अब इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल तक अगर मैं जो है वो फ्रॉम ओरिजिन आने की बात करूं, तो डायरेक्ट जो पोजीशन वेक्टर है अप टू दिस पोल, दैट इज ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। दोनों के केस में ऑब्वियसली ऐसे ही है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि पूरे सर्कल के ऊपर जो सा वो जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है दैट इज बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी जाएं तो बेसिकली ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। सो दिस हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से इस पोल का जो रियल पार्ट है दैट इज बेसिकली सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज द रियल पार्ट। और इसी तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ओमेगा ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। ओके, सो ये बेसिकली दो फैक्टर्स इस तरह से आ रहे हैं। सो अब अगर मैं इन दोनों चीजों को लेके चलूं तो हेयर आई विल गेट अ कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस वे। सो ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसका हाइपोटेन्यूज इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन, its base is basically sigma damping factor, and its perpendicular is basically omega true oscillation frequency। ठीक है, सो इस तरह से वो बेसिकली हम पोल प्लॉट के ऊपर इन चीजों को लेके चल सकते हैं। और यही चीजें इक्वेशन में हम देखें तो इक्वेशन की फॉर्म में यही चीजें वेव फॉर्म में ये आ रही थी। सो ये वेव फॉर्म ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम की वेव फॉर्म इस तरह की होगी। ठीक है, सो अब जो इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम की इस वेव फॉर्म की जो अब फ्रीक्वेंसी है दैट इज इट्स ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और इट्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद हैविंग अ डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिग्मा, जो कि ये हमने इसकी वेव फॉर्म बना दी हुई है। ठीक है जी, और इस तरह से जो जीटा है इसका, दैट जीटा इज बेसिकली 0.707। जब हमारे पास ये बेसिकली एंगल 45 डिग्री होगा hypotenuse का from the base, so in that case जो हमने फार्मूला देखा है कि cos phi के इक्वल है जीटा, so zeta is equal to cos phi and that is cos 45, so cos 45 is 0.707। so in this case जो है वो जब हमारे पास ये डैम्पिंग एंगल 45 डिग्री है तो वी विल हैव जीटा एज 0.707। तो इस चीज को हम अब आगे फर्दर क्लियर करते हैं। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, सो इस ट्राइंगल को अगर आगे लेके चलें तो इन फ्रॉम दिस ट्राइंगल आई कैन फाइंड आउट द मोर फैक्टर्स। सो अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो जिस तरह अभी हमने देखा है, तो अगर यहाँ पे पोल बेसिकली हो at 45 degrees, so this is sigma which is damping angle,
तो हाई हाइपोटेन्यूज पे हमने बात की, दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो ओरिजिन है, जो वेक्टर जो बेसिकली वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होके पोल तक जा रहा है, सो इफ दिस वेक्टर, दिस पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दैट एंगल इज बेसिकली फाई, डैम्पिंग एंगल। ठीक है जी। सो ये डैम्पिंग एंगल जो है वो बेसिकली डिफाइन करेगा कि डैम्पिंग कितनी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो पोल है ये अगर एक्स एक्सिस के करीब आता जाएगा, सो उसी हिसाब से ये जो डैम्पिंग फैक्टर है ये इंक्रीज होता जाएगा। तो डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि डैम्पिंग इसमें बढ़ रही है। सो cos phi इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीटा, जो कि बेसिकली डैम्पिंग रेशो है। तो ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि डैम्पिंग कितनी ज्यादा होगी। सो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली भी मैं इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ कि जो डैम्पिंग रेशो है दैट इज बेसिकली कॉज ऑफ फाई, कॉज ऑफ डैम्पिंग एंगल। क्योंकि कॉज में हम देख रहे हैं तो बेसिकली कॉज ऑफ एंगल इज बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस में मेरे पास जो सा वो डैम्पिंग फैक्टर है सिग्मा, एंड हाइपोटेन्यूज इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। सो दैट्स वाई हम जीटा को जो है वो एज अ रेशियो ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड आल्सो in the form of damping angle we can define it as another ratio which is cos phi. Okay, cos phi is also trigonometric ratio of base over hypotenuse. Okay, so ये सेम चीजें हैं। सो दैट्स हाउ, अगर हमें डैम्पिंग एंगल भी गिवन हो तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डैम्पिंग रेशो यूजिंग दिस रिलेशनशिप, एंड अदर वेज हम इस तरह से भी इनको रिलेट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से इसी फार्मूला के थ्रू हम आगे चलें तो वी कैन डिफाइन के डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रिक्वेंसी के दरमियान जीटा इज द रिलेशनशिप। सो ये चीज मैंने इस तरह से डिफाइन की है। अब रहेगी बात इसके वर्टिकल पार्ट की, परपेंडिकुलर की, विच इज ओमेगा। सो ओमेगा के लिए सिंपल अगर मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, सो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलें तो वी कैन फाइनली फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड आल्सो डैम्पिंग रेशो। सो इस तरह से हमारे पास ये ओमेगा का फैक्टर भी आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर के इक्वल है दिस वन। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सा वो जब भी हमारे पास रूट्स होंगे, सो रूट्स की फॉर्म हम अंडर डैम्प सिस्टम में हमेशा माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा की फॉर्म में होगी। सो अगर आपके पास जो सा ये फॉर्म भी अवेलेबल है, सिग्मा अवेलेबल है और ओमेगा अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड आउट natural frequency by using this formula, and we can find out also zeta damping ratio by using this formula, और इसी तरह से हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स यूज होंगे टू फाइंड आउट दीज इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। सो अब आपको आइडिया हो चुका है कि किस तरह से ये सब फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एंड हमने ज्योमेट्रिकली भी इनको देख लिया कि ये किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है जी। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज फैक्टर्स: डैम्पिंग रेशो, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग एंगल एंड ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, और ये ज्योमेट्रिकली हम जो सा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी हमने डिटेल में देख लिया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट geometrically, and also we have defined that their relationships from its geometry, from and that geometry is coming from S plane. So simple ये एक S plane जो plot है of poles, तो यहाँ से हमने ये सारी geometry के थ्रू रिलेशनशिप्स आपस में फाइंड आउट किए हैं। सो ये रिलेशनशिप आगे जो है वो हमें काफी हेल्प आउट करेंगे टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स। और इसी तरह से ये हमने ये भी बात की है कि अगर हमारे पास जीटा जीरो हो जाए तो कैसे हमारे पास जो है वो डैम्पिंग फैक्टर खत्म हो जाता है और हमारे पास अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स आ जाता है। अभी हम ये देख चुके हुए हैं। सो इन दैट केस अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स में हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, मीन्स के सिर्फ हमारे पास ओमेगा फ्रिक्वेंसी होगी विच इज इक्वल टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी, एंड इट विल गिव राइज टू नेवर एंडिंग ऑसिलेशंस। तो इसमें बिल्कुल हमारे पास ऐसी ऑसिलेशंस आएंगी जो कि कभी एंड अप नहीं हो रही होंगी और एक
अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा सिस्टम।